मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस के हिसाब से वीडियो बनाई जा रही है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का क्या नाम है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर का नाम है। समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये पूरा चैप्टर बेस कर रहा है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पे भी आए समझ जाना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी कि हमारे पैसों से संबंधित बात हो रही है, जिसमें हमारे रोजगार के बारे में बात होगी। कौन कौन से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो डेली रूटीन में हम करते हैं या फिर लोग करते हैं, यानी कि हमें पता है कि हमें अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ रहा है। कोई किसी भी क्षेत्र में लगा है, कोई किसी भी क्षेत्र में लगा है, तो वो भी किसी चीज मतलब जिस क्षेत्र में लगे पड़े हैं वो भी अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आर्थिक कार्य क्या होते हैं? तो आर्थिक कार्य वह कार्य होते हैं जो पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या है? पैसा। तो हमें समझना है जहाँ भी आर्थिक आए, आर्थिक तो समझ जाना ये हमारे पैसों से रिलेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत हैं। जो आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित जो क्रियाकलाप है, जो हम कार्य करते हैं, वो 3 चीज़ों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। ये देखिए तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्या है ना, बेस पॉइंट है। ये बेस पॉइंट क्या है किसका? आपका सेकेंड चैप्टर का। ठीक, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे कृषि करते हैं, किसान लोग कृषि करते हैं, तो ये कृषि करके क्या उत्पादन करते हैं? गेहूँ, जौ, चना, जो भी प्रोडक्शन हो, जो भी फसल हो, उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये प्राथमिक में आती हैं। एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। जैसे सब डेयरी फार्मा खोलते हैं जिसमें गाय भैंसों को रखते हैं। ठीक है, विभिन्न पालतू जानवरों को रखते हैं जहाँ से वो दुग्ध उत्पादन करते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। द्वितीयक क्षेत्रक की अगर बात करें तो द्वितीयक क्षेत्रक में जो प्राथमिक क्षेत्रक की जो वस्तुएं होती हैं इन्हीं को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कन्वर्ट करने का काम होती है ना, कन्वर्ट की जाती है। जैसे सपोज जो फसल है, फसलों में अगर बात करो गेहूँ, तो गेहूँ जो आपको पता है कि जो बिस्किट बनता है वो गेहूं से ही बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जैसे गन्ना, गन्ने से क्या बनता है? चीनी बनता है। तो ये जो काम होता है ये जो चेंज करने वाला काम होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है? द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक है, जो विनिर्माण होता है यानी कि उसको कन्वर्ट करने वाला काम होता है वो कहाँ होता है? द्वितीयक क्षेत्रक में। और तृतीयक क्षेत्रक वो क्षेत्रक होती है जो हमें क्या कर देती है? सर्विसेज देती है ना, सर्विसेज देती है। क्या देती है? सर्विसेज, यानी कि सेवाएं हमें प्रदान करती है। सेवाएं सेवाएं जैसे इंटरनेट की सुविधाएं हो गई, जैसे सपोज कृषि हो गया है ना। कृषि में देखो कि अगर हमारी ज़मीन पर प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमें एक पता है कि एक सरकारी एजेंसी खुली हुई है जहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं और वहाँ से हम पता करते हैं कि हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति क्या है, कैसे है, प्रोडक्शन कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। तो जो सर्विस देने का काम होता है वो तृतीयक क्षेत्रक में होता है। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल है तृतीयक क्षेत्रक में। जैसे स्कूल हो गया, ये भी सर्विस देने का काम करता है। हॉस्पिटल्स हुआ, ये भी सर्विस देने का काम होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें होती है सर्विस देने का काम होता है। तो हमें क्या समझ में आया? प्राथमिक क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है। द्वितीय क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जो विनिर्माण का काम करता है, चेंजेस करने का काम करता है। और तृतीय क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जो हमें सेवाएं प्रदान करता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने हिंट आपको पहले ही दे दिया है, तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे क्या है? फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
ठीक है। अब जैसे ये धान की खेती हो रही है तो धान को क्या है, छोटे छोटे पौधे को लगाया जा रहा है। अब ये जब बड़े होंगे तो इनमें से धान निकलेगा, इसमें से चावल निकलेगा, है ना। अब जैसे ये है, ये डेयरी फार्म है जहाँ पे ढेर सारी गायें हैं, इनको खाना खिलाया जा रहा है और इनका भरण पोषण किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से दूध उत्पादन होता है। तो ये सारा चीज़ किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। उदाहरण के तौर पे जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। मत्स्य पालन मतलब मछली का, जैसे देखे ना मछली पालन होता है, ये सारे चीज़ ये किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र के गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण यानी कि चेंज करने वाला काम होता है। विनिर्माण के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि कच्ची सामग्री को ये चेंज करते हैं फाइनल गुड्स में। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट जो गुड होता है उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। ये किसका काम होता है, विनिर्माण का काम होता है, जो कि होता कहाँ पे, द्वितीय क्षेत्रक में होता है। प्राकृतिक संसाधनों का मशीनों की सहायता से मूल्यवान अंतिम उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती गुड्स को या वस्तु को अंतिम गुड्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो कच्ची सामग्री होती है उनसे उनका यूज करके विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही है, बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये इस एग्जाम्पल की वजह से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र जहाँ पे उत्पादन का काम होता है, द्वितीय क्षेत्र वो जहाँ पे विनिर्माण का काम होता है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है। जैसे सपोज दूध से दही बनाया जाए, इसके अलावा दूध से पनीर बनाया जाए, तो ये सारे द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। आगे अगर बात करें तो देखिए तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र सेवा पर आधारित होता है, जो हम सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर सेवा देते हैं, परिवहन सर्विस देती है, हमें एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है, ये सेवा पर आधारित होता है। वस्तु उत्पादन के बजाय सेवा प्रदान करना, ये वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि क्या करती है, सेवा का आदान प्रदान करती है, मतलब सेवा देती है। आगे अगर बात करें तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान करती है। जो प्रथम और द्वितीय जो क्षेत्र हैं उनको तृतीय क्षेत्र क्या देती है, सेवा प्रदान करती है। जैसे इंटरनेट, बैंक, परिवहन, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनियां इत्यादि। तृतीय क्षेत्र के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे अस्पताल हो गया, शैक्षिक संस्थाएं हो गई, डाक तार सेवा हो गई, थाना हो गया, कचहरी हो गया, प्रशासनिक कार्य हो गए, रक्षा विभाग आ गए। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी पुलिस स्टेशन वगैरह, ठीक है, थाना, कचहरी, कोर्ट कचहरी, जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। आगे अगर बात करें पाँचवें की, तो तृतीय क्षेत्र सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला क्षेत्र। जैसे कि आप देख रहे हो इंटरनेट बहुत तेज़ी से हो रहा है, विकसित हो रहा है। ठीक है, कॉल सेंटर में मतलब आए दिन क्या है कि हमारे फ़ोन पे कॉल आ जाते हैं कि आपके मतलब जो भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो उससे संबंधित जो हमें जो समस्याएं होती है उसका मतलब समाधान मिलता है। इसके अलावा सपोज जैसे आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो पहले ही मैसेज आ जाता है कि आपका बैलेंस इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें होती है जो हमें मतलब आए दिन मिलती रहती है। ये क्या है, सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, FB हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सब तृतीय क्षेत्र में आती है। ठीक, आगे अगर बात करें तृतीय क्षेत्रों का उत्पादन में तुलना, यानी कि जो तीनों क्षेत्र हैं उनके उत्पादन में अगर तुलना करें तो पहले और अब में क्या अंतर। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के एग्जाम्पल क्या हैं। देखिए यहाँ पे 1973 से लेकर 1974 के टाइम में कितना प्रोडक्शन होता था। अगर रुपयों में काउंटिंग करें, एक तरीके से करोड़ में काउंटिंग की गई है, तो देखिए ये तीनों को मिला के जो प्रोडक्शन होता था ऑलमोस्ट जो होता था 6 लाख के आसपास होता है। ये तो हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो 6 लाख करोड़ आप बोल सकते हो, क्योंकि करोड़ यहाँ पे लिखा है ना, तो 6 लाख करोड़ बोल सकते हो। तो यानी कि टोटल मिला के इतना हो रहा था। लेकिन अगर बात करते हैं 2013 और 14 में, 2013 और 14 में, तो आप देख सकते हो लमसम 40 वर्ष बाद इसमें चेंजेस कितना हुआ है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कृषि है ये सबसे ज़्यादा होती थी, और आज के टाइम पे क्या है, 2013 और 14 की बात करें तो यहाँ पे जो ये वाली जो ग्रीन क्या है यहाँ पे लिखा है, तृतीय क्षेत्रक लिखा है ना, तो जो तृतीय क्षेत्रक है वो आप देख सकते हो 2013 और 14 में कितना बढ़ गया है। जो पहले जो 19
1973 में जो सबसे कम था वो आगे चल के 2013 में कितना बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें ये भी बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम प्रथमक क्षेत्र की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इनकी तुलना में। आई बात समझ में? तो आप समझ सकते हो 40 साल बाद जो सीमाएँ थी, जो तृतीयक क्षेत्र था, वो कितना ग्रोथ हुआ और कितना ऊपर बढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो इस एग्जाम्पल, इस मतलब मैप फिगर में ये दिखाने की कोशिश की गई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जैसे निकल के आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पहला, 1973 से 74 में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन था? तो आपको पता है ये ब्लू मतलब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा 2013 और 14 में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन था? 2013 और 14 में तो आपको पता है ये जो ग्रीन वाला है यानी कि तृतीयक क्षेत्रक है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्ष में किस क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा समृद्धि हुई? तो किस में हुई? ये तृतीयक क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। इसके अलावा जीडीपी के तौर पे भी देखें तो तृतीयक जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देता है। तो इस इमेज का ये मतलब था। आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि तृतीयक क्षेत्र के तीव्र गति से विकास करने के क्या कारण है। जैसा कि हमने देखा तृतीयक क्षेत्र है बहुत तेज़ी से रफ्तार में बढ़ रहा था, तो उसके कौन कौन से कारण हैं? तो उनके कारण क्या हैं? उपयुक्त सेवाओं की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, यानी कि जितनी भी हम चीज़ देखते हैं जैसे स्कूल हो गया, परिवहन हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, और जितने हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल हो गए, ये अधिकतर जो होते हैं गवर्नमेंट उठाती है। और जिसकी वजह, क्योंकि ये ऐसे चीज़ होते हैं जो भारी भरकम होते हैं, जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट देती है और इसी की वजह से तरक्की ज़्यादा हो रही है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास से सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। आय बढ़ने के साथ अन्य सेवाएं जैसे शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल और स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। संचार और सूचना का भी विकास हुआ है। संचार और सूचना में तो अधिकतर विकास हुआ है, जैसा कि आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि जितना भी हम एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। आज ये हमारा वीडियो आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता या फिर ऐसी सुविधाएं नहीं होती तो आप देख पाते नहीं। तो इसी वजह से इससे क्या हो रहा है? सूचना मिल रही है आपको और संचार हो रहा है। तो ये सब किसका नतीजा है? तृतीयक क्षेत्र का नतीजा है। ठीक है। जैसे देख रहे हो मॉल खुले पड़े हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, स्कूल बने हुए हैं, तो ये अधिकतर जो होते हैं, अधिकतर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे, अधिकतर जो होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इनमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जीडीपी में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी क्या है। ठीक है। अब देखिए अभी तो हमने देखा प्रोडक्शन, अब देखेंगे कि हिस्सेदारी क्या है और उसके बाद देखेंगे कि कुल कितना % रोजगार मिलता है, यानी कि लोगों को कितना % रोजगार मिलता है। तो देखिए इसमें, इस इमेज में क्या दर्शाया गया है कि 1973 से 74 में जो प्राथमिक क्षेत्र था वो 40% जीडीपी में योगदान देता था। इसके अलावा जो 12% था वो द्वितीयक क्षेत्रक जो था वो जीडीपी में योगदान देता था, और जो तृतीयक क्षेत्रक था वो 48% जीडीपी में योगदान देता था। ठीक है। आगे चल के इसका डेटा चेंज होता है 2013 और 14 में, जहाँ पे हम देखते थे कि जीडीपी में जो योगदान 40% देता था वो कम होकर अब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 12 या 13% हो गया है। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें द्वितीयक क्षेत्रक की तो ये बढ़ा है, पहले 12% था अब 20-21% हो गया है। इसके अलावा अगर तृतीयक क्षेत्रक की बात करें तो पहले 48% देता था, अब कितने देने लगा? 67। तो हमें ये समझ में आया कि जो जीडीपी में इजाफा था, मतलब जो जीडीपी थी वो आगे चल के 40 वर्ष बाद में चेंज हुई। ठीक है। तो ये तो तृतीयक क्षेत्र का चलो ठीक समझ में आता है कि 48 से 67 हो गया। ठीक है। लेकिन कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्रक था इसमें बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है। ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रोजगार की, यानी कि किसमें कितना ज़्यादा रोजगार है। तो देखिए जो तीसरा आपका इमेज है, ठीक है, इस इमेज में क्या दिखाया गया है कि तीनों क्षेत्रकों की रोजगार में कितनी हिस्सेदारी है। तो आप देखो कि 1972 से 73 में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम पे जो 74% बात करें, 74% जो योगदान मतलब रोजगार देता था वो कौन देता था? प्राथमिक क्षेत्र देता था।
और जो 11% जो योगदान देता था, रोजगार देता था, वो कौन देता था? द्वितीय क्षेत्र देता था। इसके अलावा जो 15% रोजगार देता था वो तृतीय क्षेत्र देता था। लेकिन आगे चल के क्या होता है 2011 और 12 में कि जो 74% रोजगार देता था वो अब कितना देने लगा? 49%। और इसके अलावा अगर बात करें तो 24% द्वितीय क्षेत्र देने लगा और 27% तृतीय क्षेत्र देने लगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जिसका है तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा है, सॉरी प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा है, रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा है। लेकिन जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कम है। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे रोजगार ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जीडीपी में ग्रोथ तो होना चाहिए, ये रियल फैक्ट है ना। तो अब इसके कारण देखते हैं। तो देखिए पहले जीडीपी का अर्थ समझ लेते हैं। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। एक विशेष वर्ष के दौरान एक देश के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है और इसी की वजह से जीडीपी को निकाला जाता है। अब अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? जैसे कि हमने ये बात किया यहाँ पे कि 49% जो हैं वो रोजगार में निहित हैं। लेकिन निहित होने का मतलब ये है कि जीडीपी में भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर इसका मेन कारण क्या है। अगर आप गांव में विजिट किए हो या फिर गांव में जाके अगर देखो तो जो कृषि होता है, पहले लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा खेत होता था। तो बड़ा खेत होता था, यहाँ पे लोगों की आवश्यकता भी होती थी, लोग काम भी करना चाहते थे और लोग करते भी थे, बहुत ही ज़्यादा कर्मठी होते थे, काम करने में अपना पूरा ध्यान लगाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे ही इसका क्षेत्रफल क्या होता गया? छोटा होता चला गया। अब छोटा होता चला गया, लेकिन आदमी तो उतने ही हैं, आदमी तो और बढ़ते चले गए। तो जहाँ पे एक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है वहाँ पे 2 व्यक्ति काम करते हैं। आप जैसे अक्सर खेतों में देखते होंगे, ठीक है, अक्सर खेतों में देखते होंगे कि पिता जाता है, मतलब पिता जाते हैं कृषि करने के लिए, तो साथ में उनके बच्चे भी जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो काम करने के लिए जाते हैं, तो हालांकि खेत तो छोटा ही है, काम तो वो अकेला भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों लोग जाते हैं। वो जो भी रीज़न रहा हो, या बेरोजगारी भी एक रीज़न रह सकती है, ठीक है। तो अब देखो जहाँ पे एक व्यक्ति का काम होता है वहाँ पे 2 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगे काम करने, तो रोज़गार तो उनको मिल रहा है, लेकिन क्या प्रोडक्शन में इजाफा होगा? तो नहीं। अब जितना इतने छोटे से खेत में जितना प्रोडक्शन निकलना होगा उतना ही तो निकलेगा। अब इसमें चाहे आप 10 बंदे लगा दो, 10 व्यक्ति लगा दो, तो क्या इसका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा? क्या नहीं, निकलेगा तो उतना ही निकलेगा, चाहे 1 काम करे, चाहे 4 काम करे, चाहे 10 काम करे, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसमें अल्प बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से रोजगार तो शो हो जाता है कि कृषि में लोग लगे पड़े हैं, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं निकल पाता है, और जिसकी वजह से जो जीडीपी भी है, जीडीपी में इसका योगदान क्या होता है? कम होता है। आई बात समझ में? देखिए अधिकांश लोग ऐसे जगह अपना समय दे रहे हैं जहां वो ना कार्यरत हों तो भी काम हो जाएगा, जैसे कृषि क्षेत्र। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। अगर आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, यानी कि जो प्रोडक्शन है जितना होना है उतना होगा ही होगा। तो ये कारण था जिसकी वजह से प्रोडक्शन यानी कि जीडीपी में योगदान कम है, लेकिन रोज़गार ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अतिरिक्त रोज़गार का सृजन कैसे हो सकता है, यानी कि अब तो हमने बात कर ली कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और कहाँ मतलब गलतियाँ हो रही हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि अतिरिक्त रोज़गार का सृजन कैसे हो सकता है, यानी कि जो लोग कार्यरत हैं, ठीक है, कृषि में कार्यरत हैं या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको और रोज़गार कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे देखो पहले के जो लोग थे वो वर्षा पे डिपेंड होते थे कि बारिश हुई तो भाई खेती होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी, और इस पे कई सारी मूवियाँ भी बनी हैं, जैसे लगान पिक्चर हो गया, ठीक है, वर्षा पे डिपेंड होते थे। अब क्या हुआ, अगर आपको कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में रोज़गार का सृजन करना है तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजियों को बढ़ा के आप कर सकते हो। जैसे टेक्नोलॉजी क्या,
पंप सेट के द्वारा जो पानी है, पानियों को कृषि में मतलब खेतों में सींचा जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिपेंड नहीं होना पड़ेगा वर्षा पे। ठीक है, तो इसके वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि जो गांव है, गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनाई जाए, ताकि यहाँ का जो प्रोडक्शन हो उसको सीधा उठा के गांव से उठाकर कहाँ भेजा जा सके, शहरों में भेजा जा सके। ठीक है, तो यही लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ा करके या बढ़ा करके चीज़ों को सही किया जा सकता है, रोजगार का सृजन किया जा सकता है, जैसे पानी की मशीन लगाकर, शहरों को गांव से जोड़कर। ठीक है, दूसरा परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाकर। अब यहाँ से सामान ले जाना अगर शहरों में आसान होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग इसमें कार्यरत रहेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन जब करेंगे और ये अपने माल को शहरों तक पहुँचाने में सक्षम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उनको प्रॉफिट भी होगा और शहरों को सामान भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा गांव में सरकारी गोदामों को बनाकर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज प्रोडक्शन होता है गेहूं, चावल, ये सब अगर ज़्यादा हो जाता है किसानों के पास तो वो बेचते हैं, तो बेचने के लिए उनको शहरों में जाना पड़ता है। तो अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम बना देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वहाँ पे अपना सामान भी रख पाएँ और इसके अलावा अगर बेचना चाहें तो भी बेच पाएँ। ठीक है, अगर तीसरी की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर। लोग अगर बीमारी रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, तो स्वास्थ्य सुविधा अगर बढ़ा देंगे तो लोग क्या है बीमार कम पड़ेंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे, इस वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है और रोज़गार उनको अच्छा तौर पे मिल सकता है। आगे बात करें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके। अब जब लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लोग पढ़ेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो उसी हिसाब से वो बिज़नेस भी करेंगे, और जब बिज़नेस करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। आगे अगर बात करें पाँचवें की, तो लोगों को व्यवसाय और कामों का सही ज्ञान देकर। अगर इनको स्टार्टिंग से सिखाया जाए कि व्यवसाय क्या होता है, ठीक है, जॉब करोगे तो क्या होगा, आप अपने कामों को और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हो, अगर इन सब चीज़ों का इनको ज्ञान दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो आगे चल के अच्छा काम करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को मतलब रोज़गार मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सरकार सारी संपत्तियों का मालिक होता है और सभी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक पार्क इत्यादि। निजी क्षेत्र क्या होता है, निजी का मतलब आप समझ सकते हो प्राइवेट की बात हो रही है। ठीक है, तो संपत्ति और सेवाओं का विवरण किसी क्षेत्र के स्वामित्व में निजी व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के हाथों या कंपनियों के हाथों में होता है, इसे ये निजी क्षेत्र बोलते हैं। जैसे देखते हो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बहुत सारी चीज़, मॉल भी कई सारे हैं जो प्राइवेट हैं, है ना। बुनियादी सेवाएं क्या है, बुनियादी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल सर्विस है। ठीक है, जैसे अस्पताल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राम सुविधा हो गई, पुलिस स्टेशन हो गई, अदालत हो, रक्षा विभाग, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि सभी जितनी भी सेवाएं हैं क्या है बुनियादी सेवाओं में आते हैं। नोट करने वाली बात क्या है कि प्रथम क्षेत्रक में लोग ज़्यादा कार्यरत है, जैसे कि मैंने बताया कि लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट जीडीपी में जो योगदान है वो कम है। कारण क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको अल्प बेरोजगारी भी बोलते हैं। अब समझते हैं क्या। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है, ऐसे ही समझिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं लेकिन काम से सिर्फ एक ही व्यक्ति का होता है। जैसे सपोज अगर देखो तो कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यरत रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इन काम को करने के लिए एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ही सक्षम है, कर सकते हैं, लेकिन जहाँ दो व्यक्तियों का काम होता है वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको शहरों में जॉब नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो खेती ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्प बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसके अलावा आप देखते हो जो प्लम्बरिंग का काम करते हैं, जो पेंटिंग का काम करते हैं, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लम्बरिंग और ये लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे आप देखते हो प्लम्बरिंग का काम अक्सर कहाँ पे आता है, जब नया नया घर बनता है तो उसमें प्लम्बरिंग का काम होता है। अदरवाइज ये सर्विस देने का काम करते हैं कि अगर कुछ टूट फूट गया या ख़राब हो गया तो उस टाइम पे क्या आता है, आते हैं सर्विस दे के अपनी चले जाते हैं। अगर पेंटिंग की बात करें तो अधिकतर जो लोग हैं जब त्यौहार पड़ता है उस टाइम पे पेंटिंग करवाते हैं, हमेशा के लिए पेंटिंग तो कराते नहीं हैं। अब देखते हो लोग टाइल्स लगवा लेते हैं तो पेंटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हैं। तो इत्यादि चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इनको बाहर मतलब 12 मंथ काम नहीं मिल पाता है। मैं ये नहीं मिल रहा हूँ, सबको नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हुई ना, अल्प बेरोजगारी हुई ना।
तो यही चीज़ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय अल्प बेरोजगारी से है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता से काम कर रहा है या करता है या पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, यानी कि ऐसे लोग हैं जिनको पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कृषि, गांव की बात हो रही है। शहरों में अगर बात करें तो प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत वाले हो गए, इनको 12 मास काम नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ टाइम काम मिलता है, लेकिन मैं ये मतलब ये कहने का मतलब है कि 12 महीना रेगुलर काम नहीं मिलता है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी घर बैठना पड़ता है, कभी ज़्यादा काम मिल जाता है, कभी काम ही नहीं रहता है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, देखिए इसको स्टार्ट किया गया था 25 अगस्त 2005 में, मतलब पारित हुआ था, अधिनियम बना था। इसका मतलब क्या है कि जो गांव में जो लोग हैं उनको क्या है, उनको रोज़गार देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मनरेगा भी बोला जाता है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसको बोला जाता है, जिसमें लोगों को काम दिया जाता है और काम का पूरा दाम दिया जाता है। तो अब इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना कहते हैं। ठीक है, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। इसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियम में लाया गया था। विधान का मतलब होता है कानून द्वारा अधिनियम में लाया गया था। तो आगे देखते हैं, यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। कितने दिन का? 100 दिन का काम देती है और काम का पूरा दाम देती है। अगर सरकार अपने रोजगार प्रदान करने के कर्तव्य में विफल रहता है तो इनको क्या देते हैं? बेरोजगारी भत्ता देते हैं। यानी कि अगर इनको काम नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या करती है, इनको भत्ते प्रदान करती है, यानी कि पैसा देती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है, तो ये देखिए इसमें सिंपल सा लिखा है संघर्ष। संघर्ष का मतलब आप समझते हो किसी भी चीज़ से जूझना। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है लेकिन इसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये कंपनियों में जाता है, अपना मतलब रेज्यूम दिखा के इंटरव्यू देता है, बट इतने सारे लोग होते हैं जिसमें से सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसी को संघर्षात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। तो एक व्यक्ति एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाना चाहता है, इस दौरान लगने वाले समय में वे बेरोजगार रहता है और इसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो यही चीज़ है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो स्विच करता है किसी दूसरे जॉब के लिए, तो जब स्विच करता है तो उसको कुछ टाइम तक घर पे ही बैठना पड़ जाता है, तो इसी को संघर्षात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ सकते हो। और ये बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और रोज़गार कम होते जा रहे हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए क्षेत्रक का विभाजन। अगर क्षेत्रक का विभाजन किया जाए तो दो चीज़ों में विभाजन होता है, एक होता है संगठित क्षेत्रक और एक होता है असंगठित क्षेत्रक। इसको समझते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि उदाहरण लिखा है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित और असंगठित क्षेत्रक को समझाने के लिए यहाँ पे दो स्टोरी दी गई है, एक दी गई है कांता की और एक दी गई है कमल की। पहले बात कर लेते हैं कांता, यानी कि ये कांता क्या है। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से जाती है, मतलब काम करने के लिए, और शाम को आती है 5:30 तक ये आ जाती है। ठीक है, और ये प्रत्येक माह मतलब इसको जो सैलरी मिलती है वो प्रत्येक माह के लास्ट में इनको सैलरी मिल जाती है। और इसके अलावा इनको विभिन्न प्रकार के सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे हो गया अन्य प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं, चिकित्साएं भी मिलती हैं, सर्विसेज ज़्यादा इनको मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कांता को रविवार को कार्यालय नहीं जाना होता है। क्यों नहीं जाना होता है? क्योंकि इनको संडे की छुट्टी होती है। ठीक है, इसके अलावा जब इनकी नौकरी लगी थी तो उस टाइम पे इनको एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसको अपॉइंटमेंट लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नौकरी संबंधी नियम और शर्तें लिखी गई थी। तो ये हमें समझ में आया कि जो कांता है ये कार्यालय में काम करती है, सुबह 9 बजे जाती हैं और शाम को 5:30 बजे घर चली आती हैं। संडे की छुट्टी होती है और इसके अलावा इनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो ये थी कांता की स्टोरी। और अब बात करते हैं कमल की स्टोरी। तो कमल क्या है?
ये कांता का पड़ोसी है कमल, और जो कि कहाँ काम करता है, नज़दीकी किराना दुकान पे ये काम करता है। ठीक है, ये सुबह जाता है 7:30 बजे और आता कब है, 8 बजे के आसपास ये आता है काम करके। मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है, इनको सिर्फ काम करना होता है, कोई इनको अलग से मतलब भत्ता वगैरह नहीं मिलता है, सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जिस दिन ये काम पे नहीं जाता है उस दिन की इसको मजदूरी नहीं मिलती है। इसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है, और उसे कोई औपचारिक पत्र भी नहीं मिला, यानी कि जिस टाइम पे इसको अपॉइंटमेंट किया गया था, बुलाया गया था, उस टाइम पे कोई लेटर भी नहीं मिला था। तो इस वजह से अगर ये व्यक्ति है जिसके पास ये काम कर रहा है, ये व्यक्ति अगर इसके साथ कुछ मतलब धोखाधड़ी भी कर देता है तो उस टाइम पे इसको मतलब ये इस पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास तो लीगल प्रूफ तो है नहीं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की स्टोरी है। अब इसमें समझने की कोशिश करना। कांता जो है एक संगठित क्षेत्र में काम करती है, जैसे कार्यालय, स्कूल्स वगैरह, और कमल जो है असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जैसे दुकान हो गया। ठीक, ये संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ये असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जो संगठित क्षेत्र होता है ये गवर्नमेंट से पंजीकृत होता है, लेकिन जो ये होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, ये पंजीकृत नहीं होते हैं। ये अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, अगर ये एक्स्ट्रा काम करे तो इनको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती है। अगर ये छुट्टी मार देते हैं तो इनमें खासा सैलरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये छुट्टी मार दें तो इन पे सैलरी का इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, इनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और यही तो अंतर है संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में। अब इसके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है कि कार्य करने के वह क्षेत्र जहां कार्य की अवधि नियमित होती है, यानी कि एक टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा, कार्य करने की अवधि नियमित नहीं होती है, यानी कि कब तक ये काम करेंगे उस जगह पे ये निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये दुकान पे काम कर रहे हैं, दुकान वाला जब तक खुश है तब तक ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, इसको निकाल फेंकेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये फिक्स होते हैं कि भाई जब तक इनकी एज है तब तक ये कार्य कर सकती हैं। आगे, सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। इनमें रोजगार की सुरक्षा होती है और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन मिलता है, लेकिन इसमें असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई वेतन नहीं मिलता है। इसमें क्या है, न्यूनतम मजदूरी, सेवानुदान अधिनियम, कारखाना अधिनियम इत्यादि से इनको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बट इसमें क्या होता है, ये सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे काम करते हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी इनको मिलता है, सेवानुदान अधिनियम के द्वारा ये काम करते हैं, कारखाने के रूल के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि इनको अपॉइंटमेंट मिलता है, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के कार्यालय होते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में बात करें तो ऐसे लोग कौन होते हैं, जैसे फेरी वाले हो गए, चाय वाले हो गए, दुकानदार हो गए। ठीक है, इनके पास जो जाके काम करते हैं वो लोग किस में आते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक क्या होते हैं। स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि जिस पे उनका कंट्रोल हो, मालिक। तो स्वामित्व के आधार पे 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्रक, दूसरा होता है निजी क्षेत्रक। जैसा कि मैंने पहले बताया, सार्वजनिक वो होता है जिस पे गवर्नमेंट का कब्जा होता है, निजी वो होता है जिस पे किसी एक व्यक्ति या कंपनी का कब्जा होता है, अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। ठीक है, इसमें अगर उदाहरण की बात करें, जैसे रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, सरकारी विद्यालय हो गए इत्यादि, जो सार्वजनिक क्षेत्रक में आते हैं। लेकिन अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें जैसे टाटा एयरलाइंस एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं टिस्को, अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में आती हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं किसी व्यक्ति की है और ये क्या है, गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट अगर बात करें, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है आपके बुक का, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के अगर 11th क्लास में आपके पास इकोनॉमिक्स आता है देन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनको विनिर्माण के द्वारा आगे इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सपोज ये दूध है,
दूध को अगर दही में, ये फाइनल गुड्स भी हो सकता है, ये इंटरमीडिएट्स भी गुड हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस दूध को पी जाता है तो ये समझ लो उस व्यक्ति के लिए ये अंतिम वस्तु थी। लेकिन अगर इस दूध से वो दही बनाता है या पनीर बनाता है तो ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। ध्यान से समझना, अगर व्यक्ति इसको पी जाता है तो उसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट है, ये तो पी गया। लेकिन अगर ये इसको कन्वर्ट करता है दही में या पनीर में तो उसके लिए ये मध्यवर्ती गुड्स होती है। अगर गन्ने की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति गन्ने को खा जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि ये उसके लिए अंतिम वस्तु होती है। लेकिन ये कन्वर्ट करता है चीनी में तो ये समझ लो कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। गेहूँ की अगर बात करें तो गेहूं तो इंटरमीडिएट गुड्स में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं को पिसवा कर आटा बनाया जाता है, फिर उसका रोटी बनाया जाता है, देन उसको खाया जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी कि कच्चे माल जो होते हैं जिनको कन्वर्ट किया जाता है विभिन्न चीज़ों में। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों में अभी मूल्य वृद्धि की जा सकती है। जैसे सपोज ये दूध है, दूध का रेट क्या है चल रहा है, अगर सपोज दूध का रेट चल रहा है 40 रुपये या फिर 45 रुपये, ठीक है, 1 लीटर दूध का, तो ये 1 किलो का कितना मिलेगा, 40 और 45। आगे चल के अगर इसको पनीर में कन्वर्ट किया जाए तो पनीर का रेट आप समझते ही हो, 250 रुपये जो किलो है। तो 250 रुपये किलो है तो जाहिर सी बात है कि इसके रेट में चेंजेस हो सकता है। जैसे दूध से अगर मिठाई बनाई जाए तो उसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ऐसे ही, अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने के रेट में भी चेंज हो सकता है। अगर वो चीनी में कन्वर्ट हो गया तो इसके रेट में भी चेंजेस हो सकती है। अंतिम वस्तुओं की बात करें तो अंतिम वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि किसके रूप में किया जाता है, फाइनल गुड्स के रूप में किया जाता है। जैसे ये है मिठाई, अब इस मिठाई को और चीज़ में कन्वर्ट थोड़ी ना करेंगे, ये अब जितना होना था ये हो चुका है, अब लास्ट में इसका उपभोग करेंगे। जैसे ये बिस्किट, ये लास्ट में प्रोडक्शन यानी कि अंतिम वस्तु के रूप में तैयार है, व्यक्ति इसको ही खाएगा ना कि इसको चेंज करेगा, ठीक है। पेंसिल्स वगैरह हो गए, अब ये लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है, जब व्यक्ति क्या करेगा, इससे ही लिखेगा ना कि इसको कन्वर्ट करेगा। तो यही थे मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में अंतर, ठीक है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सारा चीज़ मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, इजी वे में समझाने की कोशिश की है, लोकल लैंग्वेज में जाके समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको चीज़ें सब समझ में आए। बाकी वीडियो कैसी लगी है ये बताइए कमेंट सेक्शन में, कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ये चीज़ आप बताइए। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।